हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के अंतर्गत इस बुक के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। याद रखेंगे कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो याद रखेंगे, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे, बिहार के सारण जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस जो है यह बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। अब अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। क्या नाम था? आचार्य नरेंद्र देव। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वह कौन था? तो याद रखेंगे, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो याद रखेंगे, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपारण। कहां से? चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला अर्थात प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। अब अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर पटना में की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। किसने की थी? आर.एन. मधोलकर ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, कहां? पटना में। अब अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आगमन किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था, अर्थात किस पाल वंशीय शासक के समय में हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रधूमन पाल। क्या नाम था? इंद्रधूमन पाल। अब अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिसामुद्दीन ऐवाज। क्या नाम है? हिसामुद्दीन ऐवाज। अब अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो याद रखेंगे, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खान था। क्या नाम था? दाऊद खान। अब अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में बटा हुआ था? तो याद रखेंगे, आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है वह 7 सूबा या फिर 7 सरकार में बटा हुआ था। अब अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है यह 6 फरवरी 1921 को हुआ था। कब हुआ था? कमेंट करेंगे, 6 फरवरी 1921। अब अगला प्रश्न है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। अब अगला प्रश्न है, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 महाजनपद। कितने? 3। अब अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो याद रखेंगे, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है यह बिंबिसार के शासन काल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, मौर्य काल के समय मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पर्ण के नाम से। अब अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो याद रखेंगे, यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो याद रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। किसने? धर्मपाल ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो याद रखेंगे, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है वह इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अब अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1198 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थापित किया था? तो याद रखेंगे, शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, बिहार छात्र परिषद का गठन जो है वह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चावल, गेहूं, मक्का। निम्नलिखित में से कौन बिहार की खाद्यान्न फसल है? तो याद रखेंगे, चावल, गेहूं, मक्का ये मुख्य खाद्यान्न फसल के अंतर्गत है। अब अगला प्रश्न है, घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, घोंघा झील जो है यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। किस जिले में? कटिहार जिले में। अब अगला प्रश्न है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या फिर अशुभ माना जाता है? तो याद रखेंगे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्मनाशा नदी को अपवित्र या फिर अशुभ माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो याद रखेंगे, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। किस क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब से? तो याद रखेंगे, बिहार में जो लौटता मानसून है वह अक्टूबर के मध्य में अर्थात लगभग 15 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, गंडक नदी को नारायणी या फिर सदानीरा के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चावल। अब अगला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। इस प्रश्न को आप लोग एकदम वीवीआई कर लेंगे, यह आने वाले एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यह प्रश्न, इसलिए इसे जरूर याद करेंगे, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में। किस वर्ष? 1991 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो याद रखेंगे, दलदली मिट्टी की बहुलता जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जगह पाई जाती है, अर्थात सभी जगह
अर्थात याद रखेंगे किशनगंज में, अररिया और सुपौल इन सभी जगह जो है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखेंगे त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है यह 1904 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष? 1904 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है रोहतास में। किस जिले में? रोहतास में। अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। अब अगला प्रश्न है बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। कितना? 112 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे वर्तमान बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल 101 है। कितनी है? 101। कमेंट जरूर करते रहेंगे। अब अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? तो याद रखेंगे राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है यह मुख्यमंत्री में निहित है। अब अगला प्रश्न है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 2001 ईस्वी को। कब? 2001 में। अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 243 आई के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अब अगला प्रश्न है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन हुआ था उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। अब अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो याद रखेंगे बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। कौन है? गौरैया। अब अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन? तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। अब अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो याद रखेंगे किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार उपयुक्त में से एक से अधिक के पास है, अर्थात महाधिवक्ता के पास, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास और मुख्यमंत्री के पास। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।